और कैसे हैं आप? आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं। आज हमारा प्रकरण है वाक्य संरचना, और वाक्य संरचना में हम आज देखेंगे विशेष तौर पर पदक्रम, क्योंकि पिछली बार पदक्रम से संबंधित ही 4 सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो हम उन्हीं को देख लेते हैं कि हो सकता है कि पदक्रम की ही एनटीए ने ठान रखी है, तो इस बार भी 4 सवाल आपके पदक्रम के आ जाएंगे। हम इतना ही नहीं कि पदक्रम ही देखेंगे, हम वाक्य संरचना से संबंधित और प्रकरणों और बातों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कि कई बार होता है कि इस बार मान लीजिए कि 2022 की सीयूईटी में पदक्रम को प्राथमिकता मिल गई, तो अब 2023 में सीयूटी जो पाठ्य प्रश्न पत्र लेने वाला है उसमें हो सकता है कि वाक्य के प्रकारों के बारे में सवाल पूछ लें, और वाक्य की परिभाषा के बारे में पूछ लें, या और उनके किसी अंग या तत्व के बारे में पूछ लें। तो हम शुरुआत पहले उसी से करते हैं कि सबसे पहले वाक्य संरचना में हम आज पदक्रम को देखेंगे कि अगर पदक्रम का ही सवाल आ गया तो किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। तो सामान्य जानकारियां थोड़ी सी हम आपको पहले दे दें। जी हाँ, आज का हमारा प्रकरण वाक्य संरचना और पदक्रम है। और इसमें देखिए, पहले तो ये जान लो कि पद किसे कहते हैं। पद, क्योंकि हो सकता है कुछ छात्रों के लिए ये नया शब्द हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं इसके लिए थोड़ी एक शर्त है, वो याद रखें आप। हो सकता है परीक्षा में इससे संबंधित सीधा सवाल नहीं पूछा जाए कि पद किसे कहते हैं, लेकिन आपके संज्ञान में ये बात जरूर होनी चाहिए। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, स्वतंत्र नहीं, वाक्य में प्रयोग कर देते हैं और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका सह संबंध स्थापित हो जाता है, यानी यूं कहें कि अन्विति हो जाती है, तो उसे अब शब्द नहीं कह करके अब उसे हम पद कहेंगे। कैसे? उदाहरण से समझिए। राधा विद्यालय जाती है, ये एक पूर्ण वाक्य है। अब इसमें राधा जो शब्द है, अब ये शब्द नहीं कह करके अब इसको हम कहेंगे पद। ये है पद। क्यों है? क्योंकि राधा के अनुसार ही देखो ये क्रिया आई है। यहां क्रिया का जो रूप था वो जाता नहीं है, जाता पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग के लिए जाति। तो ये इसके अनुसार इससे सह संबंध स्थापित हो गया है। इसी प्रकार विद्यालय, इसी प्रकार ये क्रिया का रूप जो भी है, यानी कि वाक्य संरचना में प्रयुक्त होने पर शब्द ही पद कहलाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखें। परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ज्ञान आपको अवश्य उसका होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि शब्द और पद में क्या अंतर है। अब हमारे सामने समस्या आती है कि वाक्य किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं, लेकिन भाषा का फर्क है। अंग्रेजी भाषा का और हिंदी भाषा का अंतर है कि अंग्रेजी में जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहले आ जाती है और फिर अंत में ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में सबसे पहले कर्ता आएगा, जिसको आप सब्जेक्ट ही कहें, कर्ता कह दें या उद्देश्य कह दें, और उसके बाद में आपका कर्म आएगा, और उस ठीक लास्ट में यानी कि अंत के अंदर उसकी जो क्रिया है वह आ जाएगी। अब देखो कैसे, वाक्य को देखो, सबसे पहले कर्ता और उसके बाद में आपका आ जाएगा कर्म और अंत में आ जाएगी आपकी क्रिया। अब इन्हीं का विस्तार भी हो जाएगा। ये तो एक मूलभूत संरचना है कि इतना ही नहीं दिए हुए और भी दिया हो जाता है कि मोहन एक ईमानदार लड़का है, तो ये विशेषण का प्रयोग ये भी इनके साथ ही हो जाएगा। मूल रूप से ढांचा यह है, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। और जैसा कि कहा, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। तो आप ये न सोचें कि अंग्रेजी में जैसा होता है वैसा ही हिंदी में भी इनका होता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो इसकी संरचना हो गई। और बात करें परिभाषा की, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि वाक्य की परिभाषा भी आप जानें, तभी वाक्य के बारे में आप जान पाएंगे। तो वाक्य की परिभाषा के संदर्भ में ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, नहीं। अगर शब्दों के समूह को ही वाक्य कहें
तो हम इस प्रकार का एक समूह इकट्ठा करते हैं तो क्या इसे भी वाक्य कह देंगे? और देखिए कैसे। मोहन जाता है विद्यालय। तो क्या इसे हम वाक्य कह देंगे? नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे ये भी जान लीजिए। मोहन विद्यालय जाता है। अच्छा, ये तो है एक पूर्ण वाक्य, ऊपर वाले को वाक्य नहीं कहेंगे। मजे की बात तो यह है कि जो शब्द नीचे वाले में है जिसे हम सही मान रहे हैं वही शब्द ऊपर वाले में है, लेकिन एक को हम नकार रहे हैं और एक को हम स्वीकार कर रहे हैं। कारण इससे यह निकल के आती है इसकी परिभाषा और विशेषता कि सिर्फ शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहते हैं, शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं। एक तो ये बात याद रखेंगे कि इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। यहां अभाव किसका था? क्रम का। यानी क्रम से ये नहीं थे इसलिए ये गलत हो गया और ये सही हो गया निश्चित क्रम में होने के कारण। एक तो ये, और दूसरा एक कारण और है परिभाषा में जो आपको सदैव याद रखना चाहिए, और वो है, देखिए, जैसे मान लीजिए राकेश पुस्तक ये पढ़ती है। अब इसको हम कहेंगे गलत और अब सही लिखेंगे राकेश पुस्तक पढ़ता है। ये तो सही है और ऊपर वाला गलत है। यहां त्रुटि कहां है? यहां है। यानी हमने क्या देखा इससे कि शब्दों का सुव्यवस्थित क्रम ही नहीं, शब्द भी चयन में अच्छे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यानी कि सुव्यवस्थित शब्द। अब सुव्यवस्थित का मतलब है शब्द भी ऐसे होने चाहिए जो शुद्ध हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया हो और उसका अन्वय सही ढंग से व्यवस्थित किया गया हो। तो दो बातें इसकी परिभाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है वाक्य की परिभाषा में। एक तो व्यवस्थित क्रम और एक शब्दों का चयन। तो इस प्रकार से हमारे सामने एक परिभाषा बन करके आ जाती है अब कि वाक्य किसे कहते हैं, और वो परिभाषा देखिए और ये लीजिए, सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। अब आप इसको और अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए कि दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक तो सार्थक शब्द, ये देखिए, और दूसरा शब्द इसमें जो आया है ना वो महत्वपूर्ण है सुव्यवस्थित क्रम। ये वाले, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना इसकी परिभाषा को हम नकार देंगे या अस्वीकार कर देंगे। तो आप याद रखेंगे सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। यह आपके संज्ञान में अवश्य होनी चाहिए, चाहे परीक्षा में आपसे पूछे या नहीं पूछे। और डेस्क्रिप्टिव तो होता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें ऐसे सवाल शायद मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे। ये परिभाषा अगर आपको याद हो गई हो और समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके अंगों के बारे में, क्योंकि अंग और भेद दोनों में काफी अंतर है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपसे पूछा गया भेद और आप बता दो अंगों के बारे में। अंग अलग चीज है और भेद अलग चीज है। अब अंग का मतलब है कि जो वाक्य दिया जाता है उसी के खंड करो, टुकड़े, अंग यानी टुकड़े, और उन्हीं को बांट करके बताओ कि कौन सा क्या है और कौन सा क्या नहीं है। तो मुख्य रूप से प्रत्येक वाक्य जो है वो दो भागों में बटा रहता है, एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब पहचान यहां जरूरी है कि कौन सा उद्देश्य होता है और कौन सा विधेय होता है, तो ये थोड़ा सा जान लीजिए। अगर ये याद हो गया कि वाक्य के दो अंग हैं और वो दो अंग है, एक उद्देश्य दूसरा विधेय, तो आप जान लेते हैं कौन से उद्देश्य होते हैं कौन से विधेय। एक उदाहरण से आप जान पाएंगे। और देखिए, सुधा पुस्तक पढ़ती है, ये एक पूर्ण और सार्थक वाक्य है। ये एक पूर्ण और सार्थक वाक्य है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो रंग बदल लेते हैं इसका, थोड़ा देखने में समस्या होगी शायद, तो ये ठीक रहेगा।
ये ठीक रहेगा शायद, हाँ ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। सुधा पुस्तक पढ़ती है। अब यहां पर देखो, आपसे पूछा जाए उद्देश्य कौन सा है, तो सुधा। अब इसको आप चिन्ह लगाकर लिख लें, उद्देश्य। लग ऐसे रहा होगा कि उद्देश्य को हम लक्ष्य मान लेते हैं और कि क्या कर रही है उसको उद्देश्य, नहीं, कर्ता ही उद्देश्य है, बस ये ध्यान रखें। तो सुधा यहां उद्देश्य है, और उसके बाद में पुस्तक पढ़ना जो है ये उसका विधेय है, यानी कि कार्य है। इसको कहते हैं विधेय और विधेय का विस्तार। इसमें भी उद्देश्य का विस्तार हो सकता है, जैसे मोहन की बहन सुधा, तो यहां उद्देश्य तो सुधा ही है, और बहन उसको कह देना, मोहन की बहन कह देना, ये उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। तो एक प्रकार से वाक्य के दो अंग हो गए हैं और दो काट दिए हमने। एक तो पहला अंग उद्देश्य और दूसरा अंग जो है वो हो जाएगा विधेय, यानी कि जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य, और जिसके उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय। अब देख लीजिए, सुधा के बारे में ये कहा गया कि वो पुस्तक पढ़ती है तो विधेय, और हम सुधा के बारे में बताना चाहते हैं तो वो उद्देश्य हो गया हमारा। तो ये बात मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब प्रकार। अब पूछा गया आपसे प्रकार, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आपसे अगर सीधा कोई सवाल पूछे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सवाल पूछने वाले से एक सवाल आप पूछेंगे, फिर जवाब देंगे। आप ये कहेंगे कि रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर। ये जरूर याद रखें, क्योंकि वाक्य के प्रकार 2 प्रकार से बांटे गए हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ये जरूर आप याद रखें। यानी कि किसी ने इतना ही पूछा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अधूरा सवाल होगा, पूरा नहीं है। क्योंकि पूरा होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए, या फिर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो रचना के आधार पर तो आप बहुत पढ़ते आए हैं पहले से ही, कक्षा 6 से ही, कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये तो है रचना। अब ये भी अलग से याद रखना है कि ये 3 भेद किस आधार पर वाक्य के किए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, और क्रमशः हैं साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अच्छा, इन्हीं का हम विस्तार आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे, क्योंकि अब की बार हो सकता है परीक्षा में इनके बारे में पूछा जाए। अच्छा, आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही है शायद, थोड़ी सी आवाज कम कर लेता हूं। और अगर ये पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं, तो 8 बताने हैं। ये भी अलग से याद रखने हैं। तो 2 समूह बन गए, एक तो 3 और एक 8। तो ये दोनों बातें अलग अलग याद रखेंगे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आप यही समझ लीजिए, रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। एक बार परीक्षा में तो यही पूछ लिया गया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, और विकल्प में तो 8 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो आपको 3 ही बताने हैं। और जब यह पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया, तब आपको 8 बताने हैं। अब इनके नाम भी जानेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे, और इनके विस्तार के बारे में आगे वाली कक्षा में जानेंगे। तो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। फिलहाल आप इतना याद रख लें, साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित इसी का नाम है, और एक है संयुक्त वाक्य। क्रम से याद रखें, यह तरीका हम बताएंगे याद करने का कि कितने सरल तरीके से आप इनको याद कर लोगे और कभी भूल भी नहीं पाओगे। आगे देखिए, अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। 8 प्रकार है और इनके नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए। पहली बात तो ये याद रखें कि ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। और दूसरी बात, ये 8 कौन कौन से प्रकार हैं। कहीं ऐसे नहीं हो कि वाक्य के प्रकार के बारे में पूछा अर्थ के आधार पर और आप कोई सर्वनाम विशेषण उनके बारे में बताने लग जाए, तो गलत हो जाएगा। तो 8 प्रकार देखिए। विधानवाचक, इन सभी में वाचक और वाक्य तो सब में है। विधान, जी हाँ, साधारणी, जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है तो ये विधानवाचक वाक्य हो गया है। ये इनके बारे में और विस्तार से आगे वाली कक्षाओं में हम उदाहरण दे दे करके पढ़ेंगे। फिलहाल आप इनके नाम याद रख लें। पहला है विधान, दूसरा है निषेध। अब निषेध का अर्थ ही नकारात्मक होता है, यानी मना करने वाला। सुधा पुस्तक नहीं पढ़ती है तो निषेधात्मक है, परीक्षा में आ सकता है। वाक्य देंगे, उदाहरण देंगे और आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार का वाक्य का प्रकार है।
तो ये हम आगे की कक्षा में बताएंगे। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है कि सवाल पूछा जाएगा, क्या तुम आ रहे हो, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ है तो प्रश्नवाचक, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हो। विस्मय बोधक जैसे हे, अरे, ओ, हाय आदि, इनका प्रयोग करके इनका चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं तो विस्मय चौथा है। पांचवा है आज्ञावाचक, आज्ञा देना, तुम जाओ, यहां बैठ जाओ, तुम्हें पुस्तक पढ़ो आदि, आज्ञावाचक हो गए। और 6 नंबर पर है संकेत, संकेत दे करके कि जैसे आज अगर मौसम साफ रहा तो धूप तेज होगी, संकेत देना आदि। संदेहवाचक कि अब ये द्वंद्वात्मक स्थिति है कि ऐसा है या नहीं, शायद वह आएगा, अब ये संदेह हो गया। अब ये इस प्रकार की स्थिति होगी कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इनके उदाहरण सही देखेंगे। और अंतिम 8वां प्रकार है इच्छा, इच्छावाचक कि तुम चिरंजीवी भहो, या तुम सफल हो, या तुम सत्य बोलो, या तुम ईमानदार बनो, या तुम आगे बढ़ो, तुम सफल हो, तो इच्छा। तो इस प्रकार से 8 प्रकार हैं और इनका क्रम कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन आप अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकारों के नाम याद रखेंगे। और आगे देखिए, अब आते हैं आज के इस मूल बिंदु पर, क्योंकि जैसा हमने आज का शीर्षक डाला है पद क्रम, और पिछली बार तो ऐसा ही आया था। तो सबसे पहले तो उन्हीं को जान लें। आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए, पहले एक बार आप देख लीजिए। और देखिए, क्रिकेट मैच देखने गए थे राम और शहर और श्याम, ये लो। अब इसमें प्रयास कीजिए आप अपने स्तर पर कि ये व्यवस्थित तो नहीं है, ये तो पहले ही कह रहे हैं हम, इसका सही व्यवस्थित क्रम क्या होगा। और ये भी आपको विकल्प के अनुसार, अब देखो क्या दे रखा है, ABCDE 4 खंडों में से बांट रखा है। तो आपको ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको इन खंडों को क्रम से अंक दे देने चाहिए। जैसे ये पहला खंड है तो A, ये दूसरा खंड है तो B, जैसा उत्तर में दे रखा था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तीसरा खंड तो C, नंबर 4 तो D, और नंबर 5 तो E। ये लीजिए, ऐसा ही दे रखा है विकल्पों में। तो ABCDE ये 4 खंडों में कर दिया। अब इन विकल्पों में आपको बाद में जाना है, पहले इनको सही लिख करके देख लेना है। अगर आपके पास रब के लिए कोई स्थान है तो लिख करके देख लें, और अगर आप वैसे ही करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। ये कठिन नहीं है, ये सरल और आसान है। और देखिए, हम इसको दोबारा लिखते हैं। सबसे पहले आएगा राम, तो सबसे पहले आएगा राम, और राम के साथ ही दे रखा है और, तो ये लीजिए राम और, तो इसका मतलब एक कर्ता और होना चाहिए, कहां है, श्याम, तो ये लीजिए श्याम, राम और श्याम, ये आ गए। क्रिकेट मैच देखने, और फिर रह गए थे शहर, तो अब देखो क्या हो जाएगा, राम और श्याम क्रिकेट मैच देखने, क्रिकेट मैच, जो एक समूह है ना उसको तो भिन्न करना ही नहीं है। क्रिकेट मैच देखने, ये एक साथ ही आएगा, देखने, देखने। अब आ जाएगा आपका शहर, और फिर गए थे, गए थे, ये लीजिए, ये इस वाक्य का सही प्रकार हो गया। अब ये आप पढ़कर देख लीजिए, राम और श्याम क्रिकेट मैच देखने शहर गए थे, बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर ली है, सबसे पहले कर्ता और उसके बाद में कर्म और अंत में क्रिया, अंत में क्रिया देख लीजिए गए, और कर्म आई गया क्रिकेट मैच। तो इस प्रकार से ये हमें व्यवस्थित करना। अब ऐसा समूह किस में है ये देखना है। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, सी, तो इसमें देखो सी कहां है, सबसे पहले तो सी इसमें बैठ रहा है, इसमें अभी तय नहीं हुआ है। उसके बाद ई, हाँ बिल्कुल सही है कि श्याम ले लिया, और उसके बाद ए क्रिकेट मैच, ठीक है, डी, फिर डी है शहर, और ये गए थे, ये बिल्कुल सही है, ये उत्तर हो गया। यानी कि सी, ई, ए, डी और बी, ये आपका उत्तर सही है। लेकिन परीक्षा में कैसे आते हैं ये जरा जान लीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि आपको व्यवस्थित करना आ गया, नहीं, तरीका भी आना चाहिए। कि कुछ बच्चे तो इसलिए असफल हो जाते हैं कि ज्ञान तो है लेकिन परीक्षा का ज्ञान नहीं है, तो वो ध्यान दीजिए, ऐसे देंगे।
और फिर यहां वो टिक नहीं लगाना, नीचे देखिए आप, फिर देंगे उत्तर विकल्प और ऐसे देंगे 1 2 3 4 और उसके आगे लिखा है ABCD और इन पर टिक लगाने के लिए इसे सर्किल बना हुआ है और माउस से इसको टिक करते ही डार्क हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा। यहां देख करके यहां देना है और यहां देखकर क्या देखा, 2 नंबर, 2 नंबर किस में है, तो बी में है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से इसको डार्क कर दोगे आप, ये यानी कि ये उत्तर हो गया आपका। ये लीजिए, यहां उत्तर देना है, ये तरीका, इसलिए हम इसी को इसी पैटर्न में लाए हैं, परीक्षा के पैटर्न में, तो ये उत्तर हो गया। बहुत सरल है, ऐसा आप 10-5 का अभ्यास करोगे तो आप ऐसा कर पाएंगे। एक और देखिए, लगे हाथ एक और देख लीजिए, और है महात्मा गांधी ने राष्ट्रपिता सत्य और पाठ पढ़ाया अहिंसा का, और ये अव्यवस्थित क्रम है, आपको इसको सुव्यवस्थित क्रम में बदलना है। और इसमें देखो विकल्प क्या दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको भी इनको 1 2 3 4 5 नंबर ही दे दो। पहले सबसे पहला कार्य यही करना है। और हमने दिया, देखो महात्मा गांधी ने यहां तक है तो 1, राष्ट्रपिता 2 नंबर, सत्य और 3 नंबर, पाठ पढ़ाया 4 नंबर, अहिंसा का ये 5 नंबर। अब इसमें सही व्यवस्थित क्रम क्या होगा, ये थोड़ा सा अनुमान आप लगा ले, और हम रुकेंगे क्यों, आप तो वीडियो को ही पॉज कर लेना और आप खुद ही देख लो पहले, फिर हम बता ही रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आएगा क्या, राष्ट्रपिता, तो आ जाएगा आपका राष्ट्रपिता, और फिर आ जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि ये पदवी है महात्मा गांधी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और ने भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ने। अब आ जाएगा सत्य और, तो सत्य और, जो एक साथ है उनको एक साथ ही रखना है, खंड टुकड़े नहीं करना। सत्य और अहिंसा का, तो ये लीजिए अहिंसा का, और क्या रह गया, पाठ पढ़ाया, तो ये लीजिए पाठ पढ़ाया। ये हो गया सार्थक वाक्य, क्योंकि शब्द तो वही है जो ऊपर वाले में थे, नीचे में वही है, लेकिन सुव्यवस्थित क्रम। अब ऐसा क्रम किस में है, वह आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखो राष्ट्रपिता कौन से नंबर पर है, 2, सबसे पहले 2 नंबर आएगा, और अगर और भी शीघ्रता करें तो 2 नंबर तो और किसी में है ही नहीं, इसी में है, तो आपका उत्तर यही होने वाला है। लेकिन और पूरा जांच लें, 2 के बाद 1 है, 2 के बाद महात्मा गांधी ने बिल्कुल 1 है, फिर 3 है, फिर 3 सत्य और बिल्कुल सही है, फिर 5 है अहिंसा का, अहिंसा का सही है, और फिर 4 है पाठ पढ़ाया, बिल्कुल सही है। तो आपका 4 नंबर विकल्प, ये उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा डी 4। ऐसा ये तरीका हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताएंगे, क्योंकि ऐसे ही पढ़ाना जितना जरूरी है, परीक्षा की जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। तो ऐसा भी आप कर पाएंगे। और ये आपके लिए है जो गृह कार्य है, जिसे आपको अपने स्तर पर अभ्यास करना है। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूं और आप इसको उतार लीजिए और देख लीजिए, और सही क्या होगा ये आप नीचे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करके, अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखें, हिंदी भाषा में ही इसको लिख करके बताएं कि कौन कौन इसको सही व्यवस्थित लिख पाते हैं, और हम बताएंगे इसको आगे वाले वीडियो में कि कैसे ये सही होगा। ये थोड़ा सा जटिल है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ पा रहे हैं। तो इसको सही ढंग से सुव्यवस्थित क्रम में आपको लगाना है। एक बार मैं दूर हट जाता हूं और आप इसे उतार लीजिए, और मैं पढ़ता हूं। नई शिक्षा नीति पर के लिए दिया, अध्यापक ने छात्रों को निबंध लिखने, ये अव्यवस्थित क्रम है और आपको इसको सुव्यवस्थित क्रम में लिखना है। आप चाहे तो प्रिंट शूट ले लें फिर, और फिर लिखें। तो ये कार्य आपका घर के लिए है। इस वीडियो को जैसे ही देखें आप जरूर इसका सही व्यवस्थित क्रम कमेंट में दें। और आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आएंगे हम फिर एक नई कक्षा लेकर के, इसी वाक्य संरचना में और क्या सवाल परीक्षा में आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, याद है आपको, हमारा लक्ष्य है 200/200। पिछली बार की तरह आपको
200 में से 200 अंक प्राप्त करने की तरीका, विधि हम बताएंगे। जुड़िए आप हमसे और हमारे पर छोड़िए, हमारी जिम्मेदारी है किस प्रकार से आप कम मेहनत में, कम समय में पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समर्थ CUET एग्जाम प्रेप के नाम से बहुत कुछ सामग्री आपको निःशुल्क मिल जाएगी और बहुत ही रियायत और कम मूल्य में आपको यह सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। तो आज ही आप हमसे जुड़िए, बहुत कम समय रह गया, नियमित क्लास देखते रहिए। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।